एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 13 सितंबर के सारे शिफ्टों का सलूशन जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पे जीके पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहली वाली वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि मैम हिंदी में भी नोट्स लेकर के आइए, तो मैं आज से ट्राई करूंगी कि आज से मैं जिन शिफ्टों का सलूशन करा रही हूं उसका नोट्स मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड करूं टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन जो क्लास होगी ना वो इसी फॉर्मेट में होगी। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मैं इंग्लिश वाला पीडीएफ अलग और हिंदी वाला पीडीएफ अलग वहाँ पे अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ द संस्कृत हिस्टोरिकल पोयम द रामचरित रिटन बाय संध्याकर नंदी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि संध्याकर नंदी जी ने लिखा था रामचरित, उसके हीरो कौन थे, यानी कि किस पर बेस्ड था ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रामपाल एक किंग थे उन पर बेस्ड था ये, और ये एक संस्कृत पोयम था, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है पाल डायनेस्टी से, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर यानी कि पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पाल डायनेस्टी के जो किंग हुआ करते थे वो महायान बुद्धिज्म के सपोर्टर थे, और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है धर्मपाल एक किंग थे उनके बारे में, इन्होंने ना कन्नौज को कैप्चर किया था और वहाँ पे ग्रैंड दरबार आयोजित करवाया था। तो इस तरीके का क्वेश्चन ना मेंस में पूछा जा सकता है। अगला आपको याद रखना है कि किंग धर्मपाल ने टाइटल लिया था परम भट्टारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज का, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ओदंतपुरी महाविहार अगर आपसे पूछा जाए किसने बनवाया था तो इसको गोपाल ने बनवाया था, जो कि फाउंडर थे पाल डायनेस्टी के। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपसे अगर पूछा जाए तो उसको धर्मपाल ने बनवाया था। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पाल डायनेस्टी से, क्योंकि ये सारे ना एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का सेक्स रेशियो ना हाईएस्ट था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे जो पुदुचेरी है ना इसका सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा था। अगर आपने सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू सॉल्व किया होता ना तो आप इसको अच्छे से कर पाते, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि सेंसस 2011 पे एक डिटेल वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ, जिसके लिए मैं अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में जनवरी से लेके अभी तक के उन सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट कर रही हूँ एक ही जगह पे। तब मैं आपको ना ये वाला वीडियो प्रोवाइड करूँगी, और ये वाला वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आपके CHSL मेंस के एग्जामिनेशन के पहले ही आ जाएगा। ये वाला क्लास भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो आपको ना ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। इसको मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तब तक के लिए आपको ना यहाँ से सेंसस 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसस 2011 किस नंबर का सेंसस था, जो कि ये क्वेश्चन ना अभी 2024 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो 15th नंबर का सेंसस था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद ये किस नंबर का सेंसस था, तो ये 7th नंबर का सेंसस था। इसका मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यानी कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन था, तो वो था यूपी यानी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे था, देन महाराष्ट्र, उसके बाद 3rd नंबर पे था बिहार। अगला यहाँ पे आपको याद रखना है लिटरेसी रेट, जिसको कि हिंदी में कहते हैं साक्षरता दर। अगर आपसे कहे कि ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट कितना था, तो वो था 74.04%। लेकिन अगर आपसे मेल और फीमेल का अलग अलग पूछे तो मेल का लिटरेसी रेट था 85.14%, फीमेल का लिटरेसी रेट था 65.46%। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17.5% जो पॉपुलेशन था वो इंडिया में रहता था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी तो बढ़ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है
रूरल पॉपुलेशन, यानी अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण क्षेत्र की आबादी कितने प्रतिशत थी तो 68.8% थी। अर्बन पॉपुलेशन अगर आपसे पूछा जाए यानी कि शहरी क्षेत्र की आबादी कितनी थी तो 31.2% थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो गांव की आबादी है वो कहाँ पर थी तो वो था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी, अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा दिल्ली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर आपसे लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है हाईएस्ट ग्रोथ रेट, आपको याद रखना है कि मेघालय का था 27.9%। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा नागालैंड का। अगर आपसे पूछे कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व कितनी थी, जो कि क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो 382। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है ना कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कितने पास लोग रह रहे हैं ना, उसी को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हम नेट कल्टिवेटेड एरिया के टर्म में निकालते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी था वो कहाँ का था तो वो था बिहार का 1106। लोवेस्ट डेंसिटी अगर आपसे पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का 17। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सेक्स रेशियो कितना था इंडिया का अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 तो 943। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ का था तो वो था केरला का 1084। तो जहाँ का लिटरेसी रेट जितना अच्छा था वहाँ का सेक्स रेशियो भी उतना अच्छा था। हरियाणा का सेक्स रेशियो था 879। पुदुचेरी का जो कि यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा था वो था 1037। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सी दो राशियाँ हैं जिसकी विमाएँ समान होती हैं, यानी कि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अब ये चीज़ सिखाई जाती है 11th की फिजिक्स में और वहाँ से इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। वर्क एंड टॉर्क जो होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए ना ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं इनको पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लाया जाता है, उसके बाद इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर क्यूब, और मीटर जो होता है ना ये एक तरह का लेंथ होता है, यानी कि लेंथ है ये और इस पे कितनी पावर है 3। तो m यानी कि मास यहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो इस पे पावर 0 होगी, लेंथ पे यहाँ पे पावर 3 होगी और टाइम का डायमेंशन भी यहाँ पे नहीं है तो इस पे भी पावर 0 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है डेंसिटी जिसको कि हम कहते हैं घनत्व। इसका फॉर्मूला होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लेकिन जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो किलोग्राम है ना ये एक तरीके का मास है और इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे मास पे पावर 1 हो जाएगा। लेंथ की अगर हम बात करें तो ये मीटर जो होता है ना ये एक लेंथ है तो इस पे पावर 3 होगा, लेकिन माइनस में। टाइम का डायमेंशन यहाँ पे नहीं है इसलिए टाइम पर पावर 0 होगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है वेलोसिटी जिसका होता है मीटर पर सेकेंड। सेकेंड को आप ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m पे पावर 0, l पे पावर 1 और t पे -1। इस तरीके से ना आपको एक्सीलरेशन का भी याद रखना है। और यहाँ पे जो पूछा था आपसे कि किसका किसका सेम होगा, यहाँ पे है वर्क और यहाँ पे है टॉर्क और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना वो सेम है। और यहाँ पे आप ये भी याद रख लीजिएगा कि वर्क हो चाहे एनर्जी हो चाहे टॉर्क हो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ से आप फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा और डायमेंशनल फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी डिवाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिसको कि कहते हैं हड़प नीति, किस गवर्नर जनरल ने इसको डिवाइस किया था, मतलब इसको बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डलहौजी ने इसको बनाया था। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है ना कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला स्टेट कौन सा था जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में हड़प लिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सतारा। इसको लिया गया था 1848 में। उसके बाद 1849 में लिया गया था संबलपुर एंड जैतपुर को।
झांसी को लिया गया था 1853 में और नागपुर को लास्ट में लिया गया था 1854 में। तो ये 17 वाला आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ना, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम, इनका जो फीचर है और कहाँ कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किए गए थे ना, इस पे कई बार क्वेश्चन बना है और मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको ना ये एरिया मैच कराने को दे सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि लैंड रेवेन्यू डायरेक्ट लिया जाता था या फिर कोई और कलेक्ट करता था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पहला यहाँ पे है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कि स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इसको लेकर के आया था कॉर्नवालिस 1793 में। अगर आपसे पूछे कि किस किस एरिया में इसको लाया गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी एंड मद्रास के कुछ एरिया में भी ये लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट को ज़मींदारी सिस्टम भी कहते हैं और इसमें जो लैंड रेवेन्यू होता था ना, उसको ज़मींदार लोग कलेक्ट करते थे पीजेंट से। नेक्स्ट यहाँ पे है रेतवारी सिस्टम। इसको लेकर के आया था थॉमस मुनरो 1820 में। इसमें जो लैंड रेवेन्यू था ना, वो पीजेंट डायरेक्टली पे करते थे और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास, बॉम्बे, असम एंड कुर्ग वाले एरिया में। नेक्स्ट है यहाँ पे महलवारी सिस्टम। इसको लेकर के आया था होल्ट मैकेंजी 1822 में और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें जो रेवेन्यू होता था ना, वो विलेज हेडमैन कलेक्ट करता था, मतलब कुछ गांवों का ग्रुप होता था, वहां से ये विलेज हेडमैन जाता था और रेवेन्यू कलेक्ट करके ले आता था। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो पंजाब, अवध, मध्य प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड इकोसिस्टम। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कौन सा मैन मेड इकोसिस्टम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एक्वेरियम जो है ये मैन मेड इकोसिस्टम है। डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये नेचुरल इकोसिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फेमस इंडियन वुमेन क्रिकेटर्स अनाउंस्ड रिटायरमेंट इन जून 2022। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस वुमेन क्रिकेटर ने जून 2022 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मिताली राज। यहाँ पे इन्होंने इतने पुराने जो करंट अफेयर्स पूछे हैं ना, तो इनका करंट अफेयर्स पूछने का तरीका ये है कि इन्होंने करंट अफेयर्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले रिपीट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑनर्ड वानी जयराम विथ MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड फॉर 2019। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य सरकार ने वानी जयराम को MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तमिलनाडु। यहाँ पे MS सुब्बुलक्ष्मी जी का नाम आ गया है तो इनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे ना कई बार क्वेश्चन बना है। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि MS सुब्बुलक्ष्मी पहली इंडियन थी जिन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में परफॉर्म किया था 1966 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली म्यूजिशियन कौन थी जिनको कि भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो वो इन्हीं को मिला था 1998 में। और ये पहली इंडियन म्यूजिशियन थी जिनको कि रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1974 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्वीन ऑफ म्यूजिक कहा था, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एक और पॉइंट है यहाँ पर, साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड इनको 1956 में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स लेस रेनफॉल इन समर बट हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे समर्स में काफ़ी कम रेनफॉल होती है, लेकिन जब मॉनसून वापस जा रहा होता है ना, रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आप ना एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है तो हमारा जो साउथ का स्टेट है ना, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मैच द स्पोर्ट्स इन लिस्ट 1 विद द स्पोर्ट्स पर्सन इन लिस्ट 2 हु वर इन न्यूज़ फॉर देयर स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन 2022। अब ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर आपने देखा होगा कि इन पे ना क्वेश्चन पूछा गया था, इन पे भी क्वेश्चन पूछा था, तो अगर आपको पता होता तो आप आराम से इसको आंसर मार्क कर पाते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लक्ष्य सेन रिलेटेड है बैडमिंटन से, रमेश प्रागनंदा रिलेटेड हैं चेस से, निखत जरीन रिलेटेड हैं बॉक्सिंग से, रुद्रांश पाटिल रिलेटेड हैं शूटिंग से। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इकोसिस्टम की दो जो बेसिक कैटेगरी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है कि जो लैंड पे पाया जाने वाला इकोसिस्टम है, और ये एक्वेटिक का मतलब होता है कि वाटर में पाया जाने वाला जो एक्वेटिक सिस्टम है। ये जो यहाँ पे दिया है ना, फॉरेस्ट एंड रिवर, लेक एंड पॉन्ड, तो ये सारा ना इसका पार्ट है, लेकिन ये ब्रॉड टर्म है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। अगला क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये CHSL 2023 से ही पूछा जा रहा है, उसके बाद ये CGL में भी पूछा गया, और अभी ये CGL 2024 में भी पूछा गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, ये पास हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा फीचर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में आता है, तो ये पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 36 से लेके 51 तक हो जाएगा। सबसे पहला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहला यहाँ पे लिया गया है फेडरल स्कीम, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन और इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स एंड बाई कैमरल पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा जुडिशियल रिव्यू, जिसको कि हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ से ली गई हैं। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब है पावर शेयरिंग तो होगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। रेजिड्यूअल पावर ये भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 7 में 3 लिस्ट दिया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिस पे केंद्र सरकार लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनमें कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं होते, उसी को हम कहते हैं रेसिड्यूअरी लिस्ट, और उस पे ना लॉ बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ये लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आपको याद रखना है ना कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कनकरेंट पावर और आइडिया ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ये वाला ना कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड्स। इसका मतलब है कि अगर देश में आपातकाल है उस टाइम पे फंडामेंटल राइट को ना सस्पेंड कर दिया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन या सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमेन्स। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि अमेंडमेंट जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और अगर आपसे पूछे कि ये अमेंडमेंट जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 368 है अमेंडमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर दैन डैश अदर जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कितने और जजेस होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 33 जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं एक। अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस को मिलाकर अगर आपसे पूछा जाए तो 34। अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ जस्टिस के अलावा कितने होते हैं तो 33, और वही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, रंजना गौहर वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2003 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रंजना गौहर को 2003 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो किस डांस में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ओडिसी में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अब यहाँ से आपको ओडिसी डांस के कुछ एक्सपोनेंट याद रखने हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है केलुचरण मोहापात्रा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ओडिसी से अगर हम बात करें, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे टू रिसीव पद्म विभूषण फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा से ये पहले पर्सन थे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। गुरु मायाधर राउत आपको याद रखना है, ये अभी CHSL 2024 में पूछा गया है। संजुक्ता पानीग्रही, कुमकुम मोहिंते, सोनल मानसिंह, शरण लियोन, तो इनका आपको याद रखना है, ये सब ओडिसी से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन आर्चरी फॉर इंडिया एट टोक्यो इन 2020। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता था आर्चरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हरविंदर सिंह ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन GDP पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है, द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन GDP। यहाँ पे कहना है कि एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका प्रपोर्शन कम हुआ है, लेकिन इनका जो शेयर है GDP में वो कम नहीं हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रपोर्शन ऑफ बोथ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन GDP हैज़ इंक्रीज्ड, तो ये भी गलत है क्योंकि ये घटा है, बढ़ा नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रपोर्शन ऑफ बोथ द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट इन GDP हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, द प्रपोर्शन ऑफ GDP कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली बट नॉट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर का GDP में वो तो डिक्लाइन किया है, लेकिन इसमें जो जॉब्स है ना वो डिक्लाइन नहीं हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वाला ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज़ डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किस पोर्ट को सैटेलाइट पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो सैटेलाइट पोर्ट है ना, इसका मतलब होता है कि कोई एक पोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उसके भार को कम करने के लिए एक और पोर्ट डेवलप कर दिया जाता है उसके आसपास, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट पोर्ट। अब यहाँ से आपको जो पोर्ट है ना उनकी लोकेशन देखनी है, क्योंकि कई बार ना मैचिंग कराने वाले में आ जाता है कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट हैं और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से पोर्ट हैं, तो आपको ना ये याद होना चाहिए। यहाँ से आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको कि नाहवा शेवा पोर्ट भी कहते हैं, ये महाराष्ट्र में है। गोवा में है मुर्मुगांव पोर्ट। केरला से आपको याद रखना है कोचीन पोर्ट। तमिलनाडु से आपको याद रखना है तूतीकोरिन पोर्ट। कर्नाटका में है मैंगलोर पोर्ट। आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम पोर्ट। ओडिशा का है पारादीप पोर्ट। कोलकाता का है हल्दिया पोर्ट। तमिलनाडु से आपको एक और पोर्ट याद रखना है कामराजार पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है, कई बार इस पे भी क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, विच पॉलीएटॉमिक आयनिक कंपाउंड इज ए वाइट क्रिस्टलीन पाउडर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड टू न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेसिस। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है
कि हम फायर एक्सटिंग्विशर और एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है छठ पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। छठ पूजा कहाँ का फेस्टिवल है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ से आपको याद रखना है कि सोनपुर कैटल फेयर अगर आपसे पूछे तो वो भी बिहार का है। राजगीर महोत्सव अगर आपसे पूछे तो ये भी बिहार का ही है। यहाँ से ना बिहार के कुछ डांस फॉर्म को भी याद रखना है आपको। सबसे पहले आप याद रखेंगे विदेसिया, जाट जाटिन और झिझिया। यहाँ पे ये जो विदेसिया डांस फॉर्म है ना, इसको क्रिएट किया था भिखारी ठाकुर ने, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंध्य शक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि विंध्य शक्ति किस वंश का संस्थापक था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाकाटक डायनेस्टी के संस्थापक थे ये। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिंगर रोट राग सरित। यहाँ पर कह रहे हैं कि राग सरिता किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चिंतामणि रघुनाथ व्यास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डिड द अपराइजिंग ऑफ खुर्द इन 1817 टेक प्लेस। यहाँ पे कह रहे कि खुर्द अपराइजिंग जो कि 1817 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओडिशा में, और ये ईयर भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बिफोर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1934। The recommendation to create a central bank was made by a commission called। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ना इंडिपेंडेंस के पहले बनाया गया था, तो किस कमीशन के कहने पर ये बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यंग हिल्टन कमीशन के कहने पे इसको बनाया गया था। जब ये फॉर्म हुआ था ना तो इसका हेडक्वार्टर था कैलकाता में, लेकिन 1937 में यानी कि 1935 में ये बना था और 1934 में एक्ट आया था। 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, और ये क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा है। अगर आपसे पूछे कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे तो वो हो जाएंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे तो आपको याद रखना है CD देशमुख। अगला क्वेश्चन है सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट का टाइप है ना, इन सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप पहले वाली वीडियो से देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सुंदरी ट्री किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मैंग्रोव फॉरेस्ट में। लास्ट क्वेश्चन है स्विफ्ट का विच टीम वॉन द T20 क्रिकेट इवेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-2023, यानी कि 2022-23 का जो T20 क्रिकेट इवेंट है उसको किस टीम ने जीता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मुंबई ने। यहाँ से आपको सॉल्व करना है 13 सितंबर के शिफ्ट 2 के GK PYQ का सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्तास डिफरेंट किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, अमंग देम द मौखरीज इमर्ज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब गुप्ता डायनेस्टी का फॉल हुआ उसके बाद बहुत सारे जो किंगडम है वो उभर के आए थे, लेकिन जो मौखरी डायनेस्टी है वो किस एरिया में थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कन्नौज वाले एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वॉन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप डिफीटिंग इंडिया इन 2023। यहाँ पे कह रहे हैं कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को किसने जीता था इंडिया को हराकर 2023 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए बेनिफिशियरी ऑफ इंडियाज ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस है उसका बेनिफिशियरी कौन सा कंट्री नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अंगोला। इस शिफ्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने को नहीं है, इसी वजह से मैं आपको इसको थोड़ा सा जल्दी करा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कह रहे कि राज्यसभा का कंपोजिशन जो है वो किस आर्टिकल में आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आर्टिकल 80 में आता है। अगला क्वेश्चन है
द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज गांधी जी बॉर्न। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है ना कि महात्मा गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उसको हम नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, उनका बर्थ हुआ कब था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1869 में हुआ था, गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फाइलोटैक्सी वाज एग्जामिन्ड इन द गुआवा प्लांट। यहाँ पे कह रहे कि जो अमरूद का पेड़ होता है उसकी कौन सी फाइलोटैक्सी होती है। अब ये वाला वर्ड ना थोड़ा सा नया है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट में लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है और यहाँ पे ना एक लीव ऐसे निकली है, एक यहाँ पे ऐसे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो पत्तियाँ हैं ना वो अल्टरनेट जगहों पे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। मान लीजिए एक प्लांट ऐसे है ना, तो एक लीव यहाँ पे है, एक यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे। अगर इस तरह का अरेंजमेंट है किसी प्लांट में तो उसको हम कहते हैं अपोजिट। और ये जो गुआवा प्लांट है ना इसमें जो फाइलोटैक्सी होती है वो अपोजिट होती है। अगर मान लीजिए प्लांट ऐसा है और यहाँ पे एक ही जगह पे खूब सारी ऐसे पत्तियाँ निकली हुई हैं तो इसको हम कहते हैं वोरल्ड। अगला क्वेश्चन है द नंदी अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय विच स्टेट इन द ईयर 1977। यहाँ पे कह रहे कि जो नंदी अवार्ड है वो दिया जाता है बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर को, तो किस स्टेट ने इसको स्टार्ट किया था 1977 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आंध्र प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया था। ये वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन किस ईयर में बना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1927 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। अब ये क्वेश्चन ना फिर से रिपीट हो रहा है सीजीएल में ही कि कौन सा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसका कौन सा पार्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पार्लियामेंट में फुल डे डिस्कशन नहीं होता, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, 0 आवर डिस्कशन होता है, 2 आवर डिस्कशन होता है जिसको कि शॉर्ट डिस्कशन कहते हैं, लेकिन फुल डे का डिस्कशन नहीं होता है। इसको ना आप गेस करके भी आंसर मार्क कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पे कह रहे कि कौन सी रिवर है जो कि सबसे ईस्ट का बाउंड्री बनाती है हिमालय का। तो यहाँ पे ना आप ऑप्शन ही देखिए, बहुत सिंपल दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है हिमालयाज की। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पिरिकली फिटेड रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नोन एज। ये क्वेश्चन मैंने आपको ना कॉन्सेप्ट क्लासेस में बताया था इकोनॉमिक्स वाले में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फिलिप्स कर्व जो है ये रिलेशन बताता है मनी वेज में एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ डांस। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का नेशनल अकेडमी ऑफ डांस कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संगीत नाटक अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित उस्ताद सबरी खान किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सारंगी। ये वाला आप नाम नोट कर लीजिएगा, उस्ताद सबरी खान सारंगी से रिलेटेड हैं। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट दैट आर फाउंड इन ग्रुप 3 to 12 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट कंस्टिट्यूट द। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक पाए जाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये किस ब्लॉक के अंडर में आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डी ब्लॉक में ये आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप 1 के एलिमेंट को क्या कहते हैं तो उनको कहते हैं एल्कली मेटल। अगर आपसे कहे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं उनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना इसको दिया था हेनरी मॉजले ने 1913 में।
अगला क्वेश्चन है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज है ना वो कॉन्वेक्स लेंस से कहाँ बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये जो इमेज होगा ये इन्फिनिटी पे बनेगा और ये राइट साइड ऑफ द लेंस पे बनेगा। यहाँ पे मैं इमेज लगा दूंगी ना, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ चोला रूलर राजराज वन रूल्ड फ्रॉम 1985 AD टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महान चोल शासक थे राजराज वन, उन्होंने कब से कब तक रूल किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इन्होंने रूल किया था 985 AD से लेकर के 1014 AD तक। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हु आस्क्ड जेम्स रिनल टू प्रिपेयर द मैप ऑफ हिंदुस्तान। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसने जेम्स रिनल को कहा था हिंदुस्तान का मैप तैयार करने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लाइव ने कहा था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना ये करंट अफेयर्स का था। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मार्च 2023। यहाँ पे कह रहे कि जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी कि PFRDA, इसके चेयरमैन के रूप में मार्च 2023 में किसको अपॉइंट किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दीपक मोहिंते को। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडियन नेशनल आर्मी को किस कंट्री में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सिंगापुर में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस करेक्टली। अब ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है कि CHSL 2023 से ही पूछा जा रहा है और इसके बहुत पहले से ही पूछा जा रहा है और ये CHSL 2024 में भी पूछा गया, तो आपको ना ये अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे कंट्री का नाम दिया है और यहाँ पे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा दी है। सबसे पहले यहाँ पे है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो है दारी और एक है पश्तो। तो दारी यहाँ पे ऑप्शन में है तो फर्स्ट का C हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है भूटान। भूटान का है जोंगखा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, तो यहाँ पे सेकेंड का A हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे है पाकिस्तान, इसका हो जाएगा उर्दू, और ये जो म्यांमार है इसका हो जाएगा बर्मीज। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, फर्स्ट का C, 2 का A, 3 का D एंड 4 का B। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन ए कंस्ट्रक्शन वर्कर टेक्स हिज 8 ईयर सन टू द साइट रादर देन सेंडिंग हिम टू स्कूल। यहाँ पे कह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी का कौन सा आर्टिकल यहाँ पे अप्लाई होगा अगर एक कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाला वर्कर है वो अपने बच्चे को जो कि 8 साल का है उसको स्कूल ना भेज करके अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्टिकल 51A का जो K है ना वो यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि K से मैंने आपको बताया था नॉलेज। इन केस अगर आपको ये फंडामेंटल ड्यूटी याद नहीं होता है ना तो आप मेरा ओल्डेस्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको ना इसको ट्रिक की मदद से याद कराया है। बिलीव मी आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना ये अपने 8 साल के बच्चे को नॉलेज यानी शिक्षा नहीं दे रहा है जो कि इसकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये वाला आर्टिकल यहाँ पे अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सफोलिएशन इज ए फॉर्म ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सफोलिएशन क्या होता है, ये कौन सा फॉर्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फिजिकल विथरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिल वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट इन जुलाई 2021 to help in the availability of working capital for the micro, small and medium enterprise sector। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई 2021 में पार्लियामेंट में कौन सा बिल पास किया गया था जिसमें ये प्रावधान था कि वो वर्किंग कैपिटल पाने में मदद करेंगे उनकी जिनका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, द फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। यहाँ पे ना ऑप्शन बहुत सिंपल है, यहाँ पे मिनरल के बारे में दिया है, यहाँ पे बैंकरप्सी के बारे में दिया है, और जबकि क्वेश्चन में पूछा है कि उनकी हेल्प करनी है जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर में हैं, तो ऑप्शन 3 वाला यहाँ पे राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन है सिफ्ट का, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4,
MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है शिफ्ट 3 के GK-PYQ का सोल्यूशन। शिफ्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लावर। यहाँ पे कह रहे हैं कि फूल का कौन सा यहाँ पे पार्ट नहीं है। एंड्रोशियम होता है, ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, कैलिक्स भी होता है, कोरेला भी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्पाइन जो है ये फ्लावर का पार्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1791। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बनारस में स्टैब्लिश किया गया था हिंदू कॉलेज 1791 में। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसने स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सदर्न टिप ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे ना इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका, तो ये जो है ना ये इंडिया का सदर्न ईस्टर्न टिप है और ये जो श्रीलंका है इसका वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ पर लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार। अगला क्वेश्चन है हु अमंग दी फॉलोइंग वॉन ए गोल्ड मेडल एट दी 2021 वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन बुदापेस्ट हंगरी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2021 में किसने कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जो बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। काफ़ी पुराना इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इसको तो करंट अफेयर्स नहीं कह सकते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रिया मलिक ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि संगीत कला आचार्य अवार्ड 1993 से ही दिया जा रहा है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मद्रास म्यूजिक एकेडमी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स गवर्नमेंट का कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, फीस एंड फाइन। ये क्वेश्चन ना MTS 2023 और CHSL 2023 में भी पूछा गया था और इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते रहे हैं। मैंने आपको ना इकोनॉमिक्स में बताया था, या फिर आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देखेंगे तो 2-3 मिनट का वीडियो होगा जहाँ पे मैंने आपको रिसीट्स के बारे में बताया है। रिसीट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट की कमाई, एक्सपेंडिचर मतलब होता है गवर्नमेंट का खर्चा। रिसीट में भी 2 तरह की आते हैं रिसीट्स, एक तो आता है रेवेन्यू रिसीट और एक आता है कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर में भी सेम होता है, एक आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये जो रेवेन्यू रिसीट होता है ना, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की वो कमाई जो कि उनको वापस नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के पैसे कमाए हैं या फिर बिना टैक्स के, जैसे कि रेलवे का टिकट वगैरह बेच के, तो ये सारा जो गवर्नमेंट कमाती है ना वो रेवेन्यू रिसीट में जाता है। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जहाँ पे अपना एसेट लूज करके पैसे कमाती है उसको हम रखते हैं कैपिटल रिसीट में। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में अपना शेयर जो है बेच दिया, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वहाँ से जो पैसे गवर्नमेंट कमाती है उसको हम रखते हैं कैपिटल रिसीट में। ये जो रेवेन्यू रिसीट है ना, इसमें भी गवर्नमेंट 2 तरीके से पैसे कमाती है, एक तो टैक्स लगा के और एक बिना टैक्स लगा के, तो इसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट आप पे फाइन लगा दे, किसी चीज़ का फीस लगा दे, तो वो सारा रेवेन्यू रिसीट में तो आएगा, लेकिन वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आएगा क्योंकि बिना टैक्स लगाए गवर्नमेंट ने अर्न किया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए डेली लाइफ में या शॉर्ट टर्म का जो खर्चा करती है उसको रखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और गवर्नमेंट जब एसेट क्रिएट करती है ना, जैसे स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, कोई भी बिल्डिंग बनवाना, तो उसको हम रखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का खर्चा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म का खर्चा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर आपसे पूछा था नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, यानी कि कमाई तो हो रही है लेकिन बिना टैक्स लगाए, तो फीस और फाइन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड सुलोचना चौहान वॉज अ फेमस डैश सिंगर। यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये कौन सी सिंगर थी सुलोचना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लावनी। अगर आपसे पूछे ये कहाँ का है लावनी, तो ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू क्योर कोल्ड एंड कफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोल्ड एंड कफ में कौन सा प्लांट यूज किया जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसी। अगला क्वेश्चन है विच इज द कोलोक्वियल टर्म टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ प्री मॉनसून रेन्स इन इंडिया स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यहाँ पे कह रहे हैं ना कि केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में प्री मॉनसून जो शावर्स आते हैं उसको आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है ना कोलोक्वियल, इसका मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, उसको कहा जाता है मैंगो शावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम पियदसी इज एसोसिएटेड विथ होम अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि पियदसी जो नाम है ये किस मौर्यन किंग से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अशोका से रिलेटेड है। इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा था 261 BC में। कई बार एग्जाम में ये ईयर डायरेक्ट पूछा है। अगला क्वेश्चन है द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डिटी। यहाँ पे कह रहे कि रथ यात्रा जो उड़ीसा में मनाया जाता है जो फेस्टिवल, वो किस भगवान को समर्पित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लॉर्ड जगन्नाथ को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 1980 में, उसका कौन सा सामाजिक आर्थिक जो ऑब्जेक्टिव है या लक्ष्य है वो नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अलाउइंग द मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी FDI को अलाउ करने का कोई भी ऑब्जेक्टिव या एम उस टाइम पर नहीं था। यहाँ से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव था। हायर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड बैड क्वालिटी, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, ये सारा ऑब्जेक्टिव था। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। यहाँ पे कह रहे कि इंडिया वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को कब होस्ट करेगा, किस ईयर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2026 में। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रिगनार्ड रेजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज। अब ये भी 11th-12th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि ग्रिगनार्ड रेजेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द जायद सीजन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे कि कौन सा क्रॉप है जो जायद सीजन में नहीं उगाया जाता। यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राइस को जायद के सीजन में नहीं उगाया जाता। ये जो राइस है ना ये खारिफ क्रॉप है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 विमेंस वर्ल्ड कप 2023 प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि 2023 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, उसके सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एशले गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 18 एज पर द आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग में अध्यादेश जारी करने का पावर जो है वो किसके पास में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ऐसा लिखा है आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन विच ईयर वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था ये क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1931 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वॉज लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स एंड लेबरर्स ऑन 26 अगस्त 2021। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर के वर्कर हैं उनके लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021 को, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ई श्रम पोर्टल। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया था बट वहाँ से आप आइडिया ले सकते थे, वहाँ पे ना ये वाला पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ करंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि करंट का एसआई यूनिट कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एम्पियर।
Question number 22. Name a common electrolyte disorder that occurs when the amount of sodium in your blood becomes abnormally low. यहाँ पे कह रहे हैं कि जब सोडियम का अमाउंट बॉडी के ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं. तो यहाँ पे लो हो रहा है ना, तो लो को हम बताते हैं हाइपो वर्ड से. तो यहाँ पे जो हाइपर वाला वर्ड है ना, इसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे. और यहाँ पे सोडियम की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हाइपोनैट्रीमिया. अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डिस्क्राइब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्वेश्चन भी मतलब एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कैसे डिस्क्राइब किया था. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. इन्होंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्वेश्चन नंबर 24. तेरा ताली फोक डांस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. यहाँ पे कह रहे हैं कि तेरा ताली फोक डांस जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राजस्थान से. लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वकील अंडर द रेन ऑफ मुगल एम्परर अकबर हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुगल एम्परर अकबर के टाइम पे किसको टाइटल मिला था खाने खाना का, और वो वकील भी थे उनके टाइम पर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बैरम खान. यहाँ पे ख़त्म होता है 13 सितंबर के शिफ्ट 1, 2 एंड 3 के GK PYQ का सोल्यूशन. आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड.